Good morning to all of you. Hello students. I Dr. Anita Pandey from श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। हमारा आज का लेक्चर है संगठनात्मक संघर्ष। क्या होता है संगठनात्मक संघर्ष? As you know, in any organization, people having different personalities, attitudes, values and views, ideas, skills, thinking and interest work together. This causes difference of opinions and gives rise to disagreement, which become the base of organizational conflict. तो जैसा कि मैंने बताया कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, जिनका जो थिंकिंग है, सोच है, उनका जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के कारण एटीट्यूड है, उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ उनके व्यूज़, आइडियाज़, स्किल्स, ये सब के कारण कहीं ना कहीं उनमें आपस में टकराव होता है, वो डिसएग्री होते हैं किसी बात पर, और यही आधार बनता है संगठनात्मक संघर्ष का। So we can define organizational conflict as it is a state of discord caused by the actual opposition of needs, values and interest between people working together. According to S.R. Robinson, a process in which an effort is purposefully made by a person or unit to block another that result in frustrating the attainment of others' goal or furthering his or her interest. तो रॉबिन्सन की इस डेफिनेशन से हमको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये पता चलता है कि ये फ्रस्ट्रेशन के कारण या किसी भी एफर्ट को करने के लिए किसी दूसरे पर्सन ने अगर उसके ऊपर दबाव डाला या वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हम अगर इसको डिफाइन करें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट या संगठनात्मक संघर्ष को, तो क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच जो किसी भी बात को लेकर टकराहट की स्थिति होती है, वही संघर्ष है। और यह टकराहट किस किस बेस पे हो सकती है? विरोधी अपोजिट विचारों के बेस पे हो सकती है, वैल्यूज़, मूल्यों के, हितों या लक्ष्यों के कारण उत्पन्न हो सकती है। और ये जो संगठनात्मक संघर्ष होता है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यदि संगठनात्मक लक्ष्य, यदि जो संघर्ष किया जा रहा है वो संगठनात्मक लक्ष्य के कारण और कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए है, तो ये सकारात्मक या इसको स्वस्थ संघर्ष कहेंगे। और यदि संघर्ष के कारण संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसको हम नकारात्मक या अस्वस्थ संघर्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं द फिलॉसफीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर थ्री फिलॉसफीज: ट्रेडिशनल फिलॉसफी, बिहेवियरल फिलॉसफी एंड इंटरैक्शनिस्ट फिलॉसफी। पहला है परंपरावादी दर्शन। इसके अनुसार ये परंपरावादी जो विचारधारा थी वो ये मानती थी कि संघर्ष हमेशा ही हानिकारक होता है और इनको हमेशा दूर किया जाना चाहिए। और ये जो विचारधारा थी वो संघर्ष को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखती थी कि संघर्ष कभी भी अच्छा नहीं होता, इससे हिंसा, अशांति, उपद्रव, विनाश आदि उत्पन्न होते हैं। संगठन के भीतर संघर्ष की उत्पत्ति अगर होती है तो वह इस बात की सूचक होती है कि संगठन की जो कार्यप्रणाली है या जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, या वहाँ का जो प्रबंधक है, उनमें कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी है व्यवहारवादी
विचारधारा या व्यवहारवादी दर्शन। संघर्ष के संबंध में जो व्यवहारवादी दर्शन है या विचारधारा है, उसकी मान्यता यह है कि किसी संगठन में संघर्ष की उत्पत्ति स्वाभाविक और तर्कसंगत घटना है। संघर्ष प्रत्येक संगठन में होते ही हैं, उनको टाला नहीं जा सकता और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। यह विचारधारा 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक ये प्रचलित थी। इस संघर्ष इसके हिसाब से विभिन्न विभागों के जो प्रबंधक होते हैं वो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर और संसाधनों के जो संगठनात्मक संसाधन होते हैं उनके बंटवारे को लेकर या उनके आवंटन के बारे में विरोधी विचार रखते हैं और हमेशा अधीनस्थों और उच्च अधिकारियों के बीच में इस बात को लेकर विवाद होते रहता है। यह थी व्यवहारवादी विचारधारा। अब तीसरी जो विचारधारा है या दर्शन है वो अन्योन क्रियावादी दर्शन है। इस विचारधारा में संगठन में संघर्ष की जो संघर्ष होना ही है, इसको ना केवल ये स्वीकारती है बल्कि ये प्रोत्साहित भी करने की वकालत करती है, क्योंकि ये विचारधारा के हिसाब से विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि संघर्ष का समुचित प्रकार से निष्पादन होना चाहिए ताकि ये नियंत्रण से परे ना हो सके, यानी उनको नियंत्रित किया जा सके। अगर वो नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं तब तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। इस विचारधारा के अनुसार लोगों में आक्रामकता और प्रतियोगिता की भावना सहज रूप में होनी चाहिए। सहज रूप में होने से क्या होगा, वहाँ पर क्योंकि संगठनात्मक जो पारितोषिक है वहाँ पर पद और उत्तरदायित्व और सत्ता आदि की सीमितता होती है, कम मात्रा में वो होते हैं, कम लोग होते हैं, अतः संगठनात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ऐसा अगर संघर्ष उत्पन्न होता है तो सौहार्द, शांति तथा सहयोग का वातावरण बनाए रखने के लिए तथा समूहों द्वारा परिवर्तनों की तटस्थता का रुख अपनाए जाने से इस संगठनात्मक संघर्ष को रोका जा सकता है। अन्योन्यवादी दर्शन में ये भी माना जाता है कि जब संगठन में संघर्ष के अभाव में नवप्रवर्तनशीलता और रचनात्मकता का मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो इसके कारण अनुकूलतम निष्पादन स्तर की प्राप्ति कठिन हो जाती है, तब इस संघर्ष को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। Let's see the types of conflict. Types, संघर्ष के प्रकार। पहला प्रकार है कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के भीतर संघर्ष। व्यक्ति के भीतर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के भीतर अगर संघर्ष होगा तो वह दो मुख्य बातों से जुड़ा हुआ होता है। पहला है कि लक्ष्य को लेकर संघर्ष और दूसरा है भूमिका को लेकर संघर्ष, गोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो व्यक्ति के भीतर संघर्ष, लक्ष्य को लेकर जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति के भीतर इसकी उत्पत्ति तब होती है जब सामने दो या दो से अधिक लक्ष्यों को चुनने का विकल्प हो या चुनने की समस्या आती हो कि कौन सा लक्ष्य चुना जाए, तब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। भूमिका को लेकर संघर्ष में होता है व्यक्ति के भीतर, ये तब आता है, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वह व्यक्ति जब उस व्यक्ति का व्यवहार और उसकी भूमिका से जुड़ी अपेक्षाएं उसके अनुरूप नहीं होते हैं, तब वह असंतुष्ट होता है और संघर्ष उत्पन्न होता है। सेकेंड इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्तियों के बीच संघर्ष। अंतर व्यक्तिगत संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है और उनके मध्य होने वाली जो भी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उसी के कारण होता है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं उच्चाधिकारी, हाई मैनेजमेंट जो भी रहता है, और एम्प्लॉइज, क्रियात्मक विशेषज्ञों, पेशेवर कार्मिकों आदि के बीच में हो सकती है। चूँकि किसी संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के बीच लंबवत, समतलीय तथा विकर्णीय संबंध पाए जाते हैं,
इसी रूप में उनके बीच क्रियाएं भी होती हैं, अन्योन क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए अंतर व्यक्तिगत संघर्ष को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। व्यक्तियों के बीच जो अंतर क्रियाओं के दौरान जब किसी व्यक्ति की भावना आहत होती है या उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आती है या उसके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचता है, तब बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होती है, क्योंकि इससे आपसी संबंध बिगड़ते हैं। और कई बार यह भी देखने में आता है कि दो व्यक्तियों के स्वभाव बिल्कुल विपरीत होते हैं, जिससे भी उनमें प्रायः भिड़ंत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए हम कहें कि मान लीजिए एक व्यक्ति आलसी है और वो हमेशा काम को टालते रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत समय का पाबंद है, पंचुअल है और वो बहुत एक्टिव है और वो अपना तुरंत काम करना चाहता है। तो ऐसे दो व्यक्ति यदि साथ में काम करेंगे तो उनके मध्य में जो संघर्ष की स्थिति या टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी ही। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जब व्यक्ति और समूहों के बीच में संघर्ष होता है, तो व्यक्ति या समूहों के बीच में संघर्ष क्यों होगा? वह व्यक्ति अपने समूह के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण वह समूह की निगाह में आता है और यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे दिन प्रतिदिन जो कार्य किए जा रहे हैं, अधिकांश समूहों के अपने विचार और मानदंड होते हैं, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति समूहगत उत्पादकता के मानदंड से अधिक काम कर देता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि वह कम काम करता है तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तब उस ऐसे व्यक्ति पर समूह का दबाव पड़ता है और उसको समूह के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। ऐसी दशा में समूह के अन्य सदस्यों के साथ उस व्यक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति समूह के जो मानदंड हैं उनका अनुपालन नहीं करता है तो समूह से उसका टकराव होता है और हो सकता है कि समूह से उसका त्याग भी कर दिया जाए। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समूहों के बीच में किसी संगठन में जो विभिन्न समूह होते हैं उनके बीच का ये संघर्ष है। संगठन में संगठन जो होते हैं वहाँ पर दो प्रकार के समूह हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल जो कि विधिवत बनाए जाते हैं, अनौपचारिक जो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो समूहगत संघर्ष दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहले प्रकार में आएगा, एक ही समूह में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संघर्ष हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि अगर वहाँ पे भिन्न भिन्न समूह हैं तो उन समूहों के मध्य संघर्ष। तो समूहगत संघर्ष की दृष्टि से अंतर समूह संघर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के संघर्ष में विभिन्न समूहों के मध्य होने वाली जो अन्योन क्रियाएं होती हैं वही इसका कारण होती हैं, और इन समूहों के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए अनेक घटक भी उसमें विद्यमान होते हैं, जिसके माध्यम से इन समूहों के बीच का तालमेल हट जाता है और टकराव की स्थिति निर्मित होती है। ये कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि समूहों में लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं साधनों में भिन्नता तथा स्पष्टता। दूसरा हो सकता है सीमित साधनों व पारितोषिकों के लिए प्रतिस्पर्धा हो समूहों के सदस्यों के बीच में। तीसरा हो सकता है समूहों के कार्यों में परस्पर निर्भरता। जैसे मान लीजिए कि एक समूह ने अपना काम किया, तब दूसरा समूह, या फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं कि एक क्रय विभाग है, क्रय विभाग रॉ मटेरियल खरीदता है, उसके बाद में उत्पादन विभाग में भेजता है जहाँ पर उसका उत्पादन होता है, उसके बाद उत्पादन होने के बाद फिर वो विक्रय विभाग यानी सेल्स के लिए जाता है। अगर यहाँ पर इन समूहों में, इन तीनों समूहों में अगर समन्वय ना हो, तारतम्य ना हो, तो यहाँ पर टकराव निश्चित है। तो ये समूहों के बीच जो संघर्ष है उसके कारण हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसके कारण
और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो कार्यशील वातावरण है, वहाँ की आदतें, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ, जीवन शैलियाँ, पद स्तर आदि में जो तीव्र विषमता होती है वो भी इस टकराव का कारण हो सकता है। व्यक्तिगत पसंद नापसंद, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, पूर्वाग्रह ये भी कारण हो सकते हैं। और समूहों के बीच एक दूसरे पर आधिपत्य स्थापित करना कि हम महान हैं या हम अच्छे हैं, हम उनसे बेटर हैं, ये भावना जहाँ पर आती है वहाँ भी टकराव की स्थिति निश्चित ही उत्पन्न होती है। अधिकार, सत्तात्मक भूमिका और संप्रेषण प्रतिमानों की विसंगतियाँ। कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है कि जो संप्रेषण प्रतिमान है उसकी बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो कुछ बोला जाता है उसको लोग अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे टकराव इसीलिए उत्पन्न होता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जितने लोग भी काम करते हैं वहाँ पर हमने देखा कि एक व्यक्ति के मध्य संघर्ष हो सकता है, एक व्यक्ति और समूह के मध्य संघर्ष हो सकता है, दो समूहों के बीच संघर्ष हो सकता है। अब ये जो संगठनात्मक संघर्ष की संरचना है उसमें उसके कारण भी संघर्ष होता है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट लास्ट पॉइंट है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। दो संगठनों के मध्य भी जो संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। ये आर्थिक संदर्भ में ज़्यादातर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अर्थव्यवस्था की धारणा का केंद्र बिंदु है ये, और वो शब्द है प्रतियोगिता। तो संघर्ष प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होता है। आज के व्यावसायिक दौर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, और इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण ही संगठनों के बीच नई नई वस्तुओं की खोज, वस्तुओं और सेवाओं की खोज होती है, प्रौद्योगिकी का विकास होता है, उसी के कारण उनकी कीमत में कमी आती है तथा संसाधनों का श्रेष्ठतर और प्रभावी उपयोग होता है। और जहाँ पर ये सब प्रयासों में कमी आती है वहीं पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका वो कितने प्रकार से, कितने वर्गों में रखा जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो जनरली 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1 पदानुक्रमगत संघर्ष, दूसरा फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कार्यात्मक संघर्ष, तीसरा लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट रेखा स्टाफ संघर्ष, और चौथा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट औपचारिक और अनौपचारिक संघर्ष। तो पदानुक्रम संघर्ष में इस प्रकार का ये जो किसी संगठन में इस प्रकार का संघर्ष वहाँ के विभिन्न स्तरों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संचालक मंडल और शीर्ष प्रबंध के बीच संघर्ष हो सकता है, मध्यम वर्गीय प्रबंध और निम्न वर्गीय प्रबंध के बीच संघर्ष हो सकता है, या प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष हो सकता है। और इस तरह के प्रबंध में फिर जो श्रम ग्रुप होते हैं, श्रमिकों के श्रम संघ होते हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं। दूसरा है कार्यात्मक संघर्ष। जो संगठन के विभिन्न कार्यात्मक विभाग होते हैं उनके बीच संघर्ष होता है, जैसे क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, इस तरह इनके बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। तीसरे टाइप का है लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट रेखा स्टाफ संघर्ष। इसमें क्या होता है, रेखीय व स्टाफीय लोगों के बीच संघर्ष जो है वो पद प्रतिष्ठा का संघर्ष बन जाता है, और ऐसी दशा में ये लोग प्रायः एक दूसरे की भूमिका को न समझते हुए सिर्फ समझने की कोशिश भी नहीं करते, वो अनजान रहते हैं, और यही संघर्ष का बहुत बड़ा कारण होता है। चौथा प्रकार है
औपचारिक और अनौपचारिक संघर्ष। औपचारिक संगठनों के बीच संघर्ष के कई कारण होते हैं, जैसे निष्पादन मानदंडों में आपस में मेल ना होना। इससे क्या होता है, संघर्ष की नौबत आ जाती है। अब हम देखते हैं मॉडर्न व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट आर द मॉडर्न व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज anyhow when a group of people are working together. Second is conflicts are caused due to many reasons such as differences of opinion, incongruence of goals, etc. Conflicts are not always detrimental of an organization. They improve performance and may lead to brainstorming. Management is responsible for managing the conflicts in such a way that they lead to betterment of an organization, and for goal congruence and their achievements, management is required to balance conflicts. In हिंदी, पुराने विचार जो थे वो ये कहते थे कि संघर्ष से दूर रहना चाहिए, और पुराने विचार के हिसाब से जो संघर्ष होते थे वो हमेशा हानिकारक होते थे। संगठन में संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा और संगठन को प्रतिबंधित करने में कर्मचारियों के कारण ही संघर्ष होते थे। संघर्ष संगठन को अस्त व्यस्त कर देता था। संघर्ष का कई बार नतीजा होता था हड़ताल या तालाबंदी। संघर्ष का कार्य जो प्रबंध था उसका कार्य संघर्ष को दूर करना होता था, और संगठन में अनुकूलतम निष्पादन के लिए संघर्षों की समाप्ति आवश्यक है, यह माना जाता था पुरानी विचारधारा के अनुसार। परंतु आधुनिक विचारधारा कहती है कि संघर्ष तो अवश्यंभावी है, यानी कि संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि जहाँ पर चार बर्तन रहते हैं वहाँ पर खटक तो होगी ही। ये कहा जाता है, ये कहावत है कि चार बर्तन हैं तो खटकेंगे ही। तो चार तरह के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अगर साथ में काम करेंगे तो उनमें टकराव संभव है। पर संघर्ष की उत्पत्ति कई कारणों से हो सकती है, जैसे संगठनात्मक संरचना में यदि कोई त्रुटि हो, तो लक्ष्यों में यदि भिन्नता पाई जाए, लोगों के विचार व बोध में भिन्नता होने के कारण भी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। संघर्ष के कारण संगठनात्मक निष्पादन के मार्ग में सदैव बाधा नहीं खड़ी होती। इस कुछ मामले में इसके कारण निष्पादन सुधरता है, लक्ष्य निर्धारित होता है और हर कोई अपने को अच्छा साबित करने के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ये प्लस पॉइंट है मॉडर्न व्यूज़, जो है प्लस पॉजिटिव मॉडर्न व्यूज़ है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। प्रबंध का कार्य संघर्ष के स्तर को प्रबंधित करना होता है, जिसके कारण अनुकूलतम निष्पादन की प्राप्ति की जा सके। तो संगठन में अनुकूलतम निष्पादन के लिए संघर्षों को संतुलित करना, बैलेंस करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि जो क्या वेज हैं, जो संगठन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कैसे दूर किया जाए। इसका समाधान क्या है? तो संघर्ष के संबंध में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह सिर्फ दुष्परिणामों को जन्म देता है, या कुछ दशाओं में या संगठन के लिए इसकी क्रियागत उपयोगिता भी है। तो हम ये पाते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार कि कुछ मामलों में इसकी क्रियागत उपयोगिता है, लेकिन जो संगठन के संघर्ष के सकारात्मक पहलू हैं वो ये हो सकते हैं कि संघर्ष व्यक्ति, समूह और समूचे संगठन के लिए एक उपयोगी साधन बन सकता है। इसके कारण जो व्यक्ति है या जो समूह है अपने व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उसके लिए वो बाध्य होते हैं ताकि संघर्ष को दूर किया जा सके, और उनमें जो परिवर्तन, उन्होंने जो परिवर्तन देखे या जो चुनौतियां हैं उसको
स्वीकार करने के लिए और उस चुनौतियों को से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर रहते हैं और जी जान से जुट जाते हैं, और यही सकारात्मक परिणाम होता है। तो संघर्ष का प्रबंध करना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो वह हानिकारक है, और मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो इस संघर्ष को दूर करती है। अब हम देखते हैं कि वो संघर्ष समाधान के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। वेज फॉर रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू सेट सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, arrangement for compromising, expansion of resources and facilities, removing conflict by using force to avoid conflict, smoothing conflict, comforting conflict, and changes in information technology। जो सबसे पहला है कि कॉन्फ्लिक्ट होने पर समस्या का हल निकालना। क्या कारण है, किस कारण, गलतफहमी के कारण समस्या उत्पन्न हुई है, या छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनका क्या समाधान है, यह सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, परम कोटि लक्ष्यों का निर्धारण, सेटिंग ऑफ सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। ये क्या होता है? जो परम कोटि लक्ष्य मतलब अति मूल्यवान लक्ष्य है, जिससे कि प्राप्त करने के लिए विभिन्न पक्षों के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे मान लीजिए कि कोई संगठन इतनी बुरी दशा में है, या उसकी जो इस संघर्ष के कारण वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, संगठन बुरी दशा में है, तो यहाँ पर एक उच्च कोटि का लक्ष्य है कि संगठन को बचाना है और उसको उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है। इस बात से वहाँ के कर्मचारियों को प्रेरित करें ताकि उनका ध्यान छोटे मोटे झगड़ों से हटकर ये जो अति मूल्यवान या उच्च कोटि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी ओर जाए। संगठन के अस्तित्व का प्रश्न जब अहम बन जाता है तो हड़ताल या तालाबंदी जैसी क्रियाएं रोकी जा सकती हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग। एग्रीमेंट्स कुछ जो कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौते की व्यवस्था करना, जो भी संघर्ष करने वाले पक्षकार हैं उनके आपसी समझौता कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद में संसाधनों और सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करके संघर्ष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको फोर्स करना चाहिए। उच्च अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। संघर्ष न रहने का दावा कर इसे उपेक्षित करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। ये कम्युनिकेशन के द्वारा पॉसिबल है कि लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो। उसके बाद में फिर और भी कर सकते हैं कि संघर्ष का सामना करने के लिए और उसका कोई संतोषजनक समाधान निकालने के लिए विभिन्न विकल्पों को विस्तार पूर्वक सोचा विचारा जाए, और जो ये अगर समस्या आई है तो उसका बेहतर या बेहतरीन समाधान क्या है इसके बारे में सोचें, तो इससे सोच को भी एक नई दिशा मिलती है। व्यक्ति और समूह विकास के संबंध में उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो ऐसा भी कर दें ताकि कर्मचारी अगर अच्छे से प्रशिक्षित रहेंगे या शिक्षित रहेंगे तो उनमें कई चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया में बदलाव आएगा और वो झगड़े से या संघर्ष से बचेंगे। इसी तरह से कार्य समृद्धिकरण एवं उद्देश्य द्वारा भी प्रबंध के माध्यम से व्यक्ति और संगठन के लक्ष्यों का एकीकरण स्थापित कर दिया जाए और सूचना और संप्रेषण प्रणाली में परिवर्तन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं, झगड़ों की जड़ के पीछे कोई ना कोई अफवाह या कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहती है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आज हमने जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।